Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the lecture number 17, and the topic that we are going to cover in this lecture is persuasion. बेटा, persuasion जो है वो क्या है? What is persuasion? अपनी सोशल लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में आपको अपना नुक्ते नजर दूसरे लोगों को समझाना पड़ता है और आपको यानी यू वांट दैट अदर पीपल में एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू, और आप ये चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके नुक्ते नजर से एग्री करें, उसको एक्सेप्ट करें और फिर वो बिल्कुल उसी तरह बिहेव करें जैसे आप चाहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे पर्सुएशन। ठीक है बेटा। अब जैसे कोई वालिदैन हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा घर में मेहनत करे, पढ़े, खेल कूद करने के बजाय घर में किताब खोलकर 2-2 3-3 घंटे पढ़े। अब आप ये चीज चाह रहे हैं आप अपने बच्चे से कि ये बिहेवियर हो जाए हमारे बच्चे का। अब इस पॉइंट पर लाने के लिए अब क्या करेंगे? बच्चे को कैसे माइल करेंगे? बच्चे को कैसे इस बिहेवियर के लिए राजी करेंगे? तो ये आपका परसुएशन कहलाता है। हाउ यू विल परसुएट योर किड फॉर वर्क हार्ड। तो बेटा, व्हाट इज परसुएशन? परसुएशन क्या है? Number one, the process by which a message induces change in beliefs, attitudes or behavior. यानी ये जो persuasion है ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए आपका जो मैसेज है, आपका जो मैसेज होता है या आपका यानी मैसेज जरूरी नहीं है कि आप अपने मुंह से कुछ अल्फाज निकालें, कुछ कोई बात कहें। आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के जरिए भी वो मैसेज निकल सकता है। तो परसुएशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ मैसेज इंड्यूसेस चेंज। यानी आप जो मैसेज बनाते हैं सामने वाले बंदे के लिए, अब उस मैसेज का मकसद क्या होता है? इंड्यूस चेंज, के सामने वाले बंदे के अंदर कोई तब्दीली है, कोई चेंज है। अच्छा, किसमें? बिलीव्स, यानी उनके जो बिलीव्स हैं वो किन चीजों को ठीक समझता है, किन चीजों को ठीक नहीं समझता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है वो कहता है नहीं यार पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, अगर उस तरह का उसका बिलीफ है तो उसका आपको बिलीफ चेंज करना पड़ेगा और उसका ये बिलीफ बनाना पड़ेगा कि भाई मेहनत, पढ़ाई जो है वो उसके जरिए ही आप कुछ बन सकते हैं। अब आप उसको उसके अपने बिलीफ से इस नए बिलीफ तक लाने के लिए आपको परसुएशन का सहारा हासिल करना पड़ेगा। अच्छा, बिलीव्स में, एटीट्यूड्स में उसके जो रवैये होते हैं, बहुत ज्यादा टेलीविजन देखता है बच्चा, बहुत ज्यादा मोबाइल फोन से खेलता है, ये चीज आप उसकी कम करना चाह रहे हैं। अच्छा, काफी काफी लोगों का परसुएशन का तरीकेकार क्या होता है? डराना, थप्पड़ मारना, बच्चे से मोबाइल स्नेच करके रख देना। तो बेटा ये टाइम बीइंग होता है, इससे बच्चे के उस अंदर में कोई तब्दीली नहीं होगी। जैसे एक अंडा होता है, अंडे को अगर बाहर से तोड़ा जाए तो टिक्की निकलती है, अंडा निकलता है, लेकिन अगर अंदर से खुद अंडा टूटे तो उसमें से चूजा निकलता है। तो आपको अगर हकीकी तब्दीली चाहिए होता है ना बच्चे से या किसी भी बंदे में, तो आप उसके अंदर को चेंज करते हैं। जब वो अंदर से चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली बाहर से चेंज होगा। ये जो मार पीट का तरीकाकार है ये बाहर से चेंज करने का तरीका है। और बिहेवियर, या उसका जो बिहेवियर है उसको आप चेंज करना चाह रहे होते हैं। तो बेटा इन चीजों को चेंज करने के लिए आपको परसुएशन का सहारा लेना पड़ता है। नंबर 2, स्पीच हैज पावर। सर जी बेटा। सर परसुएशन सिर्फ किड्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं एज हस्बैंड हूँ तो मैं अपनी वाइफ के ऊपर जो मतलब परसुएशन कर सकता हूँ ना, उसको मतलब समझा सकता हूँ, उसके अंदर तब्दीलियां लाने की कोशिश कर सकता हूँ, या किड्स के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है ये? बेटा ये जो परसुएशन का प्रोसेस है आप अपनी हर सोशल सेटिंग पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हर सोशल सेटिंग पर।
वो चाहे घरेलू जिंदगी हो, वो चाहे आप तालीम का पहलू हो, यानी हर जगह पे आप, जहाँ पे आप आपको ये डेफिनेशन बता रहा हूँ कि जहाँ कहीं पे आप सामने वाले बच्चे के बिहेवियर, बिलीफ और एटीट्यूड को चेंज करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि भाई फलानी जगह पे गलती है, ये चेंज हो जाए और ये बिहेवियर अख्तियार करे, वहां पे आपको परसुएजन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सो मच। नंबर 2, स्पीच हैज पावर, यानी ये जो आपके पास बोल चाल करने की सलाहियत है, ये एक पावर होता है। वर्ड्स डू नॉट फैट, यानी जब आप कोई लफ्ज बोलते हैं ना, तो आप यूं ना समझे कि मैंने बोल दिया खत्म हो गया, नहीं, अब वो सामने वाले बंदे की मेमोरी में परमानेंटली रिकॉर्ड हो गए वो अल्फाज। आप चाहे फिर बुरे अल्फाज निकालते हैं उसके लिए बाद में भले माफी भी मांगे, लेकिन वो अल्फाज उसकी मेमोरी का परमानेंट हिस्सा बन गए। What starts out as a sound ends in a deed, यानी आप ये जो अल्फाज बोलते हैं, तो आप ये समझिए कुछ साउंड की तरह होता है। हमने साउंड सुना, हमने साउंड निकाला, दूसरे ने साउंड जो है वो सुना, हमने निकाला, उसने सुना, लेकिन ये उसके उसके माइंड में जाकर मेमोरी का हिस्सा बन के एक आपका डीड बन जाता है, एक आपका एक्ट बन जाता है कि फला बंदे ने ये काम किया या ये बात की मेरे साथ। नंबर 3, परसुएजन इज नाइदर इनहेरेंटली गुड नॉर बैड। बेटा ये परसुएजन जो है, इसको चूंकि गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी मुख्तलिफ ड्रामों में भी देखा है कि एक जो लड़का है वो लड़की से मोहब्बत करता है, उसको परस्यू करने की कोशिश करता है कि तुम भी मेरे साथ मोहब्बत करो। ठीक है बेटा, तो इस ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। इट इज अ मैसेज, पर्पस एंड कंटेंट दैट इलिसिट जजमेंट ऑफ गुड और बैड, यानी ये जो परसुएजन है ये बजाते खुद ना तो अच्छी है ना तो बुरी है। आप अगर अच्छे पर्पस के लिए इस्तेमाल करें तो अच्छी है, अगर आप गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत है। वही बात कि इंटेंशन, योर एक्ट इज बेस्ड ऑन योर इंटेंशन, जैसा कि हदीस मुबारका में भी है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपका अमल का दारो मदार नीयत पे होता है। तो बेटा परसुएजन बजाते खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि ये देखना है कि आप उसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 4, द बैड वी कॉल प्रोपेगेंडा। अच्छा, जो बैड होता है यानी बैड परसुएजन होती है, उसको हम प्रोपेगेंडा कहते हैं। प्रोपेगेंडा कभी कभी क्या होता है बेटा, अ, आप लोगों को पता है कि अक्सर जो खवातीन यानी शोहर और बीवी के दरमियान जो नाचाकी पैदा हो जाती है, उसमें दूसरे लोगों का बहुत बड़ा किरदार होता है। वो बीवी के कान भरते हैं, वो शोहर के कान भरते हैं, आप इसको ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, उसको वो डिजर्व नहीं कर रही। फिर बीवी के कान भरते हैं, तुम्हें तो इतना मिलना चाहिए था, तुम्हें तो कुछ नहीं मिलता, ये नहीं है, वो नहीं, ये बातें सुन सुनकर फिर वो आपस में लड़ते हैं। तो बेटा अगर इस तरह का कोई पर्पस होता है कि आप उनको लड़ाने की खातिर उनके कान भर रहे होते, तो ये प्रोपेगेंडा कहलाती है। इस तरह की परसुएजन प्रोपेगेंडा कहलाती है, जिसमें आपका मकसद होता है कि इस बंदी का घर खराब हो जाए, सामने वाले बंदे का घर खराब हो जाए। द गुड वी कॉल एजुकेशन, और अगर कोई अच्छी चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल एक बाप अपनी बच्ची को समझा रहा है कि बेटा किस तरह से अपने ससुराल में जाकर अच्छे से अच्छी बहू बन के रहना है, अब इस तरह की अगर आप अच्छी परसुएजन कर रहे हैं, तो ये एजुकेशन कहलाती है कि एक बाप अपनी बेटी को एजुकेट कर रहा था। ठीक है, लेकिन वो जो नेगेटिव वाली है वो एजुकेशन नहीं कहलाएगी, बल्कि वो प्रोपेगेंडा कहलाएगी। जी बेटा, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एजुकेशन एंड प्रोपेगेंडा? एनीवन? What is difference between education and propaganda? Hello? जो परसुएशन हम अच्छे काम के लिए करेंगे वो एजुकेशन होगी, और जो बुरे काम के लिए करेंगे वो प्रोपोगेंडा। जी, बुरे बुरे पर्पस के लिए या बुरी नियत के लिए? जी बिल्कुल बेटा। अच्छा, उसके बाद नंबर 5, एजुकेशन इज मोर फैक्चुअली बेस्ड एंड लेस कोercive देन प्रोपेगेंडा, यानी एजुकेशन जो है फैक्चुअली बेस्ड होती है। फैक्चुअली बेस्ड का क्या मकसद है कि वो हकीकत हकीकत से रिलेटेड होती है, हकीकत से रिलेटेड होती है, यानी वो जो सच बातें होती हैं, सच्ची हकीकी बातें होती है, उसके बेस पर एजुकेशन होती है।
एंड लेस कोर्सिव, और एजुकेशन में आप सामने वाले बंदे के साथ जबरदस्ती नहीं करते कि मैं तुम्हें कहता हूँ तुमने बस ये करना है, नहीं, ये बातें नसीहत के अंदाज में होती है, वो सारी चीजें, उसको हम कहते हैं एजुकेशन। नंबर 6, येट जनरली वी कॉल इट एजुकेशन, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको एजुकेशन कहते हैं। व्हेन वी बिलीव इट्स प्रोपेगेंडा, व्हेन वी डोंट। ठीक है बेटा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और पॉइंट आया कि कब आप, अच्छा मैसेज वही है, सेम मैसेज है, लेकिन आप उसको कब उसको एजुकेशन कहते हैं और कब उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मुझे कोई बात कही, अब अगर मैं इस बात को मान लेता हूँ, एग्री कर लेता हूँ, तो मैं समझता हूँ ये एजुकेशन है मेरी, लेकिन अगर मैं उसके साथ एग्री नहीं होता तो मैं कहता हूँ ये प्रोपेगेंडा हो रही है। जी बेटा, क्या सीखा हमने पॉइंट नंबर 6 में? सर जैसे कि कोरोना की मिसाल कि आजकल जो हालात हैं, अगर हमें कोई कहे कि मास्क लगाओ, किसी से फासला रखो, हम अगर समझ नहीं, अगर नसीहत लेंगे तो हम कहेंगे तो हमें अच्छी बात बोल रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। अगर हम दिल में ये सोचेंगे कि नहीं ये तो प्रोपेगेंडा है, ये ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों करूँ। जी 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 जी। अच्छा नंबर 7, यानी कि अगर मैंने यकीन कर लिया, बिलीव कर लिया, तो मैं उसको एजुकेशन समझूंगा, और अगर मुझे उस बात पे यकीन नहीं है तो मैं उसको प्रोपेगेंडा समझूंगा। नंबर 7, इंडीड परसुएजन इज एवरीवेयर, यानी हर जगह पे आपको परसुएजन दिखाई देगी। एट द हार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, आपको सियासत में प्रोपेगेंडा दिखाई देगी। आप देखें अपोजिशन वाले जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ बातें करते हैं, इमरान खान अपोजिशन वालों के खिलाफ बातें करते हैं, तो ये एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को जाहिर करते हैं। तो ये यानी अवाम को अवाम के सामने प्रोपेगेंडा कर रहे हैं एक दूसरे की। मार्केटिंग में क्या होता है, आप टेलीविजन ऑन करें, कितनी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, कपड़ों की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ मॉडल्स ने नए नए फैशन पहन के रखे होते हैं, ताकि आप उनसे ज्यादा मुतासिर हो जाएं और आप भी वो चीज पहनना शुरू कर दें। ठीक है, उनके मैसेज को आप एक्सेप्ट करें। उसके अलावा शैम्पू है, साबुन है, और भी कई तरह की चीजें हैं जिनके लिए यानी कि लोगों को परस्यूजन किया जाता है कि लोग वो चीजें इस्तेमाल करें। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक बात है, कभी कभी परसुएशन के साथ साथ यानी एजुकेशन भी साथ साथ चलती है, प्रोपेगेंडा भी साथ साथ चलता है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी कोई साबुन की कंपनी होती है तो वो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए उसको लाजमी है कि वो अपने ब्रांड को दूसरों के ब्रांड से थोड़ा अच्छा बताए कि भाई मेरा ब्रांड अच्छा है। लेकिन अब ऐसे नहीं हो सकता कि लक्स वाले लाइफ बॉय साबुन को सामने रखे और कहेंगे लाइफ बॉय साबुन ऐसा है लेकिन हमारा लक्स बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फिर एक यानी कोड यानी उनके जो एथिक्स है उनको उनकी वायलेशन हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा वो कभी भी किसी पर्टिकुलर साबुन का नाम नहीं लेते, वो कहते हैं आम साबुन, और फिर अपने साबुन का नाम लेकर कहते हैं कि हमारा साबुन इससे बड़ा अच्छा है। तो वो अनोनिमिटी के बेस पे प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं दूसरों के खिलाफ, दूसरों ब्रांड के खिलाफ नाम लिए बगैर ये प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। बेटा ये चीज हमें अपनी लाइफ में भी दिखाई देती है। कभी कभी हम लोगों का नाम लिए बगैर कहते हैं भाई लोग लोग जो है वो ऐसे बन गए हैं, आज तो नेकी का जमाना ही नहीं है। ठीक है, नाम लिए बगैर आप ये चीज करते रहते हैं, तो इस तरह से भी प्रोपेगेंडा हो रही होती है। कोर्टशिप, कोर्टशिप यानी कि बेटा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हमारा जो शादी की तरह इनका कॉन्सेप्ट है, अ बॉय वांट्स अ गर्ल और अ गर्ल वांट्स अ बॉय, तो उस हिसाब से उनको माइल करने के लिए कि आप मेरे साथ रहें। ठीक है, तो इस पर भी यानी परसुएजन की उनको जरूरत पड़ती है। पेरेंटिंग यानी जो वालिदैन हैं उनको अपने बच्चों को अच्छी बातों की तरफ रागिब करने के लिए परसुएजन की जरूरत करनी पड़ती है कि बेटा ये बात सही है, ये बात गलत है। नेगोशिएशन यानी कि आप किसी पार्टी के साथ बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, वहां पे भी आपको आपको माइल करना होता है सामने वाली पार्टी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर। इवेंजलिज्म, इवेंजलिज्म बेटा ये एक क्रिश्चियनिटी में यानी कि कोई वर्ड है जिसमें ये वर्ड यूज किया जाता है, इवेंजलिज्म। लेट्स सी इट्स मीनिंग। अच्छा नहीं है,
अच्छा बेटा, ये इवेंजलिज्म यानी इनकी मजहब मजहब का ही कोई यानी कि वर्ड है। जैसे हमारे यहाँ होते हैं मौलाना तकरीरें करते हैं ना, उनका मकसद क्या होता है कि लोग हमारी बातों पर ज्यादा बिलीव करें, हमारी बातों को एग्री करें वो लोग। तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट। एंड कोर्ट रूम डिसीजन मेकिंग। और बेटा कोर्टों के अंदर भी आपको परसुएजन करते हुए लोग दिखाई देंगे। वहां पे क्या होता है, मुख्तलिफ वकील जो है वो जज पर मेहनत करते हैं, परसुएजन करते हैं कि जो है हमारा जो है वो मौकल वो दुरुस्त है, सामने वाले का मौकल गलत है। तो जज को आप मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, जज को आप अपनी साइड पे कोशिश करने की कोशिश करते हैं ताकि जज जो है वो आपकी फेवर में डिसीजन दे। तो बेटा वहां पे भी आपको परसुएजन देखने को मिलेगी। अच्छा बेटा, कभी कभी क्या होता है कि परसुएजन जो है ये देखना होता है कि हो किस पे रही है, हो किस पे रही है। अब फॉर एग्जाम्पल आम हालात में देखते हैं भाई, कोर्ट के अंदर जो वकील हजरात हैं वो यानी कि दलाइल दे रहे होते हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई ये जो कोर्ट में आम लोग बैठे होते हैं उनके लिए दे रहे होते हैं। नहीं भाई, उनके लिए नहीं, उनका असल टारगेट जज होता है कि जज को हमारी बात समझ में आ जाए। बिल्कुल उसी तरह आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी बहू को समझाने के लिए बाप जो है वो बेटी को सामने बिठाकर समझाता है, लेकिन उसका टारगेट अपनी बहू होती है कि मेरी बहू समझ जाए। अच्छा, कभी कभी माँ जो है अपने बच्चों को मारती पीटती है, थप्पड़ लगाती है, लेकिन वो एक्चुअली शोहर पे गुस्सा उतार रही होती है, उसका असल टारगेट वही होता है। अच्छा, नंबर 8, व्हाट कुड यू डू टू मेक योरसेल्फ एंड योर मैसेज परसुएसिव। अच्छा, इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप कैसे करेंगे अपना मैसेज, जो आप अपनी बात है उसको किस तरह से आप इफेक्टिव करके सामने वाले बंदे पर पेश करें ताकि वो आपकी बात को मान जाए। जैसे बच्चे हैं, बच्चे आप मेहनत करते हैं कि आप परसुएशन करते हैं कि मेरे बच्चे जो है वो पढ़ाई की तरफ रागिब हो जाएं। अब उसके लिए आपने आपने जस्ट ये कह दिया बेटा जाओ और किताब उठाओ। अब इतना तो फरमान बरदार नहीं है बच्चा के उठेगा और किताब उठाएगा। नहीं, आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ऐसा मुतासर कर मैसेज बनाना पड़ेगा जो बच्चे को मेहनत करने पे खुद ब खुद मजबूर कर दे। अब ये आपकी अपनी सलाहियत पर डिपेंड करता है कि आया आप ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नंबर 9, and if you are wary of being influenced, to what tactics should you be alert। बेटा पॉइंट नंबर 9 में ये बताया जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है, आप पर भी मेहनत की जा रही होती है, कभी कभी तो अच्छे मकसद के लिए, लेकिन कभी कभी बुरे मकसद के लिए भी। तो अब उससे कैसे बचा जाए। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर जो लव मैरिजेस हैं वो नाकाम हो जाती हैं। शुरू शुरू में तो बड़ी मोहब्बत होती है, बाद में वही मोहब्बत नफरत में एक दूसरे के खिलाफ तब्दील हो जाती है। तो अब एक जो बंदा या बंदी ठीक नहीं है आपके लिए और वो आप पे मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उससे बचना है। तो आपको परसुएशन की टेक्निक सीखनी है टेक्निक्स, ताकि उनको आप पहचान जाए कि हाँ अब ये बंदा या ये बंदी मुझ पर ये टेक्निक्स चला रहा है या चला रही है, ताकि आप उसके वार से, आप उसके हमलों से बचा सके खुद को। जैसे अक्सर औकात ये जो माना जाता है कि भाई तारीफ करते हैं, भाई आप ऐसी हो, आप वैसी हो, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। ये बातें अब वो सामने वाली बंदी सुनकर वही समझना शुरू कर देते हैं, वाकई भी मेरे जैसा कोई हो ही नहीं। भाई ये सारी परसुएजन की टेक्निक्स होती हैं। तो इनको बेटा अपने माइंड में रखना होता है। सर जी बेटा। सर कुछ लोग ऐसे होते हैं इस तरह से बात करते हैं हम डायरेक्ट उनमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये चीज भी परसुएशन में आती है। फॉर एग्जाम्पल सर इस तरह से बात करते हैं जैसे आराम आराम से हम डायरेक्टली उनमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी बातों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जी, असल में बेटा ये है कि हम ज़हनी तौर पे यानी इतने नहीं होते मैच्योर। ये जो हमारे आसपास मोबाइल फोन है, टेलीविजन है, ये वो चीजें आ गई है ना, तो इसने हमारी जहन की ग्रोथ को रोक दिया है। अब हम में और छोटे बच्चों में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ एक है कि हम जिस्मानी तौर पे थोड़े बड़े हो गए, दिमाग हमारा वही है। जैसे छोटा बच्चा जल्दी माइल हो जाता है किसी बुरे बंदे की बातों में, बुरा बंदा कहता है कि भाई चलो आपको चीज लेकर देता हूँ, वो बच्चा उसके साथ चला जाता है। तो बड़े लोग भी ऐसे ही हैं। ठीक है बेटा।
जी सर। सबसे बड़ी जी सर। प्रोपेगेंडा बेटा, सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा जो होती है ये हमारे यानी बेटियों के लिए भी लाजमन है समझना, और हमारे भाइयों के लिए भी लाजमी ये चीज समझना, ये जो माहौल चल रहा है इसमें इस तरह की चीजों से बचा जाए। बेटा एक कहावत है, रेजिस्टेंस यानी अपीयरेंस जो है उसको रेजिस्ट करना, ये बहुत बड़ी मैच्योरिटी होती है। यानी जो दिख रहा होता है उसको वैसे ना समझना। अगर आप उसको वैसे समझकर उसमें खो जाते हैं तो यानी कि आप फिर मैच्योर नहीं है। तो बाद औक़ात क्या होता है कि हम जो कुछ दिलकश चीजें होती हैं उस पर फिदा हो जाते हैं, ये देखे बगैर कि भाई हमारी मार्केट वैल्यू क्या है, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम हमारे लिए जानना जरूरी है कि भाई बाहर से ये कुछ दिलकशी दिख रही है, अंदर में सारे एक जैसे इंसान है, अंडर द स्किन हम सारे एक जैसे हैं। बाहर ये कुछ बस दिलकशी होती है जिसकी वजह से हम मारे मारे फिर रहे होते हैं। तो ये जो दिलकशी होती है ये भी एक तरह की आप यूं समझिए इनडायरेक्ट प्रोपेगेंडा होती है। तो इन सारी चीजों से हमें बचना होता है। तो इस तरह की टेक्निक्स जो है वो लोग यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक खातून का मैंने इंटरव्यू किया जिसकी 16 दिन के बाद तलाक हो गई थी। तो मैंने पूछा कि आप तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, आप कैसे फिर ऐसे बंदे को आपने पहचाने? तो उसने कहा बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था वो, मैं उसकी बातों में खो गई। तो आपने देखा कि बंदा दरअसल वैसा नहीं था, लेकिन मीठी मीठी बातें, प्यारी प्यारी बातें, बड़ी बड़ी प्यार बातें, वो बातें बना बना कर वो जो है उसको उसने अपनी जाल में फंसा लिया। तो आप बेटा ये देखें कि इंसान की जो बातें होती हैं वो भी कभी कभी जाल की तरह काम देती हैं। तो इन लोगों की बातों से बचना चाहिए, हमारी बेटियों को भी और हमारे भाइयों को भी। नंबर 10, people's thoughts in response to persuasive messages also matter। यानी आप जो है सामने वाला बंदा फॉर एग्जांपल कोई मैसेज आपको दे रहा है, आपके सामने कोई मैसेज शो कर रहा है आपको अपनी तरफ माइल करने के लिए, अपने अपने क्या कहते हैं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे लाने के लिए उसका कोई मैसेज है, तो उसके जवाब में आपके माइंड में जो सोचें चल रही है ना, वो सोचें भी मैटर करती हैं कि आप उसके जवाब में क्या सोचते हैं। If a message is clear but unconvincing, then you will easily counter argue the message and won't be persuaded। If a message is clear but unconvincing, यानी कि कभी कभी क्या होता है, अगर सामने वाले बंदे के मैसेज में जान नहीं होती, यानी आप अपने बच्चे को समझा रहे होते हैं कि भाई आपको मेहनत करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, लेकिन अगर उसके आपके अल्फाजों में जान नहीं है, आप खुद मेहनत नहीं करते, आप खुद सारा दिन पड़े रहते हैं, बच्चा कहेगा हाँ मुझे लेसन दे रहा है, खुद मेहनत नहीं करता और मुझे पढ़ा रहा है, अब वो आपकी बात हरगिज नहीं मानेगा। तो बेटा कहने का मकसद ये है कि आपके मैसेज में जान होनी चाहिए, ताकि उसके माइंड में जो पैदा होने वाली सोचें हैं उनको आपका मैसेज मार सके। अच्छा, नंबर 11, if the message offers convincing arguments, then your thoughts will be more favorable and you will most likely to be persuaded। यानी अगर जो मैसेज आपके सामने आ रहा है अगर वो कन्विंसिंग है, यानी उसमें दलाइल जो दिए गए हैं, अच्छे अल्फाज का इंतखाब किया गया है, उसमें आप उसमें अच्छे अच्छे दलाइल जो है वो डाले गए हैं, तो फिर चांसेस ज्यादा है कि आप जो है वो उससे मुतासिर हो जाएंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे। नंबर 12, दिस कॉग्निटिव रिस्पॉन्स। अच्छा बेटा, ये जो आपके माइंड में चल रहा होता है, सोचें चल रही होती हैं सामने वाले बंदे के मैसेज के जवाब में, उसको हम कॉग्निटिव रिस्पॉन्स कहते हैं। This cognitive response approach helps us understand why persuasion occurs more in some situations than in others। यानी इस तरह का कॉग्निटिव रिस्पॉन्स हमें बताता है कि ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी लोग किसी एक बात को कबूल कर लेते हैं लेकिन दूसरी बातों को कबूल नहीं करते, कभी एक बंदे की बात मानते हैं दूसरों की बातें नहीं मानते। तो बेटा यही होता है कि उसके दलाइल में जान नहीं होती। नंबर 13, any factors that help people clear the hurdles in the persuasion process increase the likelihood of persuasion। यानी बेटा अगर आप यानी आपने अगर इन सारी चीजों को समझा हुआ है, अगर आप एक रीजनिंग वाला दिमाग रखते हैं, रेशनैलिटी आपके अंदर है,
तो आप जो है वो सामने वाले बंदे के माइंड में जो बातें पैदा हो रही होंगी ना जवाब में, आप उनकी बातों को यानी देख रहे होंगे कि भाई सामने वाले बंदे के माइंड में ये बात पैदा हो सकती है। आप डायरेक्ट अपने दलाइल में उस बात के लिए भी कोई दलाइल कायम करेंगे, बनाएंगे, ताकि उस बात उसके माइंड में पैदा होने वाली उस बात को भी यानी गला दबाया जा सके उस बात का भी। तो आप में ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप उसके माइंड में पैदा होने वाली जो सोचें हैं उन सोचों पर आप जो है यानी थोड़ा उन तक आप पहुंच जाएं। Number 14. For example, if an attractive source increases your attention to a message, then the message should have a better chance of persuading you. बेटा आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो लक्स है या साबुन है या शैम्पू है, इनकी एडवर्टाइजमेंट हमेशा वो जो हीरो या हीरोइन कर रही होती है वो चेहरे के लिहाज से दिलकश होते हैं, चेहरे के लिहाज से, फिगर के लिहाज से। तो लोग जो वो इनको चाहते हैं, इनको पसंद करते हैं, इनको देखना पसंद करते हैं। तो फिर उनके जरिए वो एडवर्टाइजमेंट की जाती है ताकि आप जो वो उनको चाहते हैं तो आप उनके जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनको भी चाहने लगे। ठीक है बेटा, तो अट्रैक्शन मैटर्स। नंबर 15, परसुएजन इज लाइकली टू अकर वाया वन ऑफ टू रूट्स। बेटा परसुएजन जो है वो दो तरीकों से होती है, दो तरीकों से होती है। वो दो तरीके कौन से हैं वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। उनको रूट्स ऑफ परसुएजन भी कहा जाता है। तो ये हमारा सेकंड सेशन का टॉपिक है, रूट्स ऑफ परसुएजन। लेकिन बेटा इस पहले सेशन में अब अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो या कोई बात आप शेयर करना चाह रहे हो, जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है, तो आप कर सकते हैं। जी बेटा, एनीवन? सर आपने कहा कि हमें अपने अंदर सलाहियत पैदा करनी चाहिए, तो सर हम वो सलाहियत कैसे पैदा करें कि हम उन बातों को जान ले कि ये परसुएशन है। अच्छा बेटा, इसके लिए देखिए रीडिंग, ये जो रीडिंग होती है ना, मुतालिया करना, ये मुतालिया जो है वो लाजमन होता है। वो मुतालिया आपको ये सलाहियत बख्शता है। फॉर एग्जाम्पल मुतालियात के दरमियान आप देखते हैं कि भाई किस तरह से एक बंदा बात कर रहा है और दूसरे बंदे की यानी उसमें भी कहानी में दूसरे बंदे की भी होती है, भाई उसके माइंड में क्या क्या चल रहा था वो बातें सामने रखते हैं। तो आपको आइडिया हो जाता है कि भाई इस तरह का मैसेज होता होगा तो सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा होगा। तो उसके माइंड में क्या चल रहा है उस तक आप तब पहुंच पाएंगे जब आपका यानी बहुत गहरा मुतालिया होगा। आप इंसान शनासी की यानी कि और सलाहियत रखते होंगे, आप इंसानों को पहचानने की सलाहियत रखते होंगे। ये कहाँ से आता है बेटा? ये तो एक इंसानों के साथ रहने से आता है। कभी कभी लोग बता भी देते हैं कि हमारे माइंड में क्या क्या चल रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि भाई फला तरह का मैसेज होता है, तो इस तरह के बंदों के माइंड में इस तरह की बातें पैदा हो जाती हैं। बेटा कभी कभी क्या होता है कि आप कोई बात कर रहे होते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि मैं ये जो मैसेज ग्रुप में डाल रहा हूँ कौन से बंदे, किस बंदे का क्या रिस्पांस होगा, आपको ऑलरेडी पता होता है, क्योंकि आप मेंटली आप लोगों को जान रहे होते हैं कि किस बंदे की क्या मेंटालिटी है। उस हिसाब से आप पहले ही यानी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि भाई मेरा ये मैसेज है, इसके जवाब में फला 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 बंदा उनका ये रिस्पांस होगा, और उसके रिस्पांस को ब्लॉक करने के लिए पहले ही मुझे अपने मैसेज में ये बातें डालनी चाहिए ताकि उनके मुंह से कोई सवाल ही ना निकल सके। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा चले ठीक है बेटा, अब हम इंशाल्लाह सेकंड सेशन में मिलते हैं।